नमस्कार दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले बिहार ने राजकुमार सिद्धार्थ को परम बौद्ध देकर बुद्ध बनाया और राजकुमार वर्धमान को ज्ञान देकर महावीर। वही बिहार जिसने हमें चाणक्य की नीति भी दी और आर्यभट्ट का आविष्कार भी, जिसने हमें वाल्मीकि की रामायण भी दी और पाणिनि का व्याकरण भी, जिसने नालंदा का ज्ञान का भंडार भी दिया और मिथिला का संस्कार भी, जिसने भारत को शतक मगध भी दिया और सम्राट अशोक की अजय तलवार भी। वही बिहार जिसने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में भारत का पहला राष्ट्रपति भी दिया और बाबू जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण जैसे जननायक भी। मगर आज बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार के लोगों को ज्यादातर लोग गरीब, मजदूर, दिहाड़ी, कामचोर, नालायक समझते हैं। इंडिया के सभी राज्यों में से बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, मात्र 49,490 रुपए है, जबकि बिहार से ही अलग हुए झारखंड की पर कैपिटा इनकम 78,660 रुपए है। वहीं उत्तर प्रदेश की 70,792 रुपए और कर्नाटक जैसे डेवलप स्टेट की तो 3 लाख रुपए तक है। बिहार का सर्वे के इकोनॉमिकल डाटा के अनुसार बिहार के 94.4 लाख फैमिलीज की मंथली इनकम 6,000 रुपए या उससे भी कम है और दिन के मात्र 200 रुपए कमाते हैं। पर आखिर बिहार के साथ इतने सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने बिहार को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर लाकर पटका? इसी बात को जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिहार की बर्बादी की शुरुआत हमारे देश के आजाद होने से पहले ही अंग्रेजों के शासन के दौरान हो गई थी। अंग्रेजों ने भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए भारत के मद्रास और बॉम्बे प्रांत में रौदवारी सिस्टम को लगाया था, जिसके अनुसार आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना आपकी उपज है। लेकिन बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम को लागू किया, जिसमें ब्रिटिश राज ने जमींदार नामक बिचौलियों को जमीन के बड़े हिस्से दिए जो जमीन पर काम करने वाले किसानों से राजस्व वसूलते थे। आमतौर पर जमींदार वो लोग होते थे जिनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा जमीन होती थी या फिर पैसे वाले व्यापारी होते थे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित करने में मदद किया था। इसी वफादारी और समर्थन के बदले अंग्रेजों ने इन्हें जमींदार बनाया था और किसानों के लिए टैक्स को फिक्स कर दिया गया। मतलब अगर आपकी फसल अच्छी हो या ना हो, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। जमींदारों द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स को 11 हिस्सों में बांटा जाता था, जिसमें से 10 हिस्सा अंग्रेज रखते थे और 1 हिस्सा जमींदार अपने पास खुद रखते थे। इस व्यवस्था ने 1947 आते आते तक बिहार के किसानों की कमर तोड़ दी, क्योंकि टैक्स की दर बहुत ज्यादा थी। फिर जैसे ही 1947 में इस व्यवस्था को खत्म किया गया, बिहार के ऊपर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नामक दूसरी समस्या आ गई। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 में आई और 1993 तक रही। इसमें मिनरल रिच बिहार, जब झारखंड और बिहार एक थे, उससे देश के किसी भी हिस्से में मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना था इससे देश के सभी राज्यों का ग्रोथ समान रूप से होगा, पर इसी पॉलिसी का नुकसान बिहार को झेलना पड़ा। जितने भी कंपनीज थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को महाराष्ट्र, गुजरात जैसे कोस्टल स्टेट में स्थापित किया ताकि वो अपने सामान को आसानी से देश से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। और बिहार से मिनरल लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो गवर्नमेंट दे ही रही थी, इसीलिए बिहार में कोई कंपनी लगी ही नहीं। सब आए बिहार से माल लेकर बाहर चले गए। मिनरल रिच होने का एडवांटेज मिलने के बावजूद दूसरे राज्यों द्वारा बिहार को 40 सालों तक लूटा गया। अगर बिहार में फैक्ट्रियों को लगा दिया जाता तो बिहार में एम्प्लॉयबिलिटी आती, यहाँ का कल्चर बदल जाता और यहाँ पर एजुकेशन बढ़ जाता। यहाँ तक कि भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी बोला था कि बिहार के अंडर डेवलपमेंट के पीछे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का बड़ा हाथ है। फिर जब 40 सालों बाद इस पॉलिसी को खत्म किया गया, उसके कुछ सालों बाद ही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। मतलब अब जो मिनरल था वो भी गया। इसके साथ ही बिहार की जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज भी है। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जिसके कारण बिहार के पास एक भी सी पोर्ट नहीं है। इसका मतलब ना तो बिहार अपने यहाँ बने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, ना ही बाहर से बने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता है। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस सी के थ्रू, पोर्ट के थ्रू हो ही नहीं सकता है। मतलब नो ग्लोबल एक्सेस। अब बिहार के पास करने के लिए बचता क्या है, वो है एग्रीकल्चर। पर इसमें भी बिहार के साथ कई समस्याएं हैं। जैसे बिहार में जमींदारी सिस्टम थी, तो बिहार में जो किसान थे जो खेतों में फसल उगाते थे, उनके जमीन का मालिक अंग्रेजों ने जमींदारों को बना दिया था। तो जो छोटे किसान थे उनके पास जमीन बची ही नहीं। फिर भी आज बिहार की 76% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी है, पर वो कोई बड़े किसान नहीं है जैसे हरियाणा और पंजाब में होते हैं। बिहार के किसानों के पास खेती के लिए छोटी छोटी जमीनें हैं, जिन पर खेती करके उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। उल्टा बिहार में रोजगार न होने के कारण यहाँ के लोग कर्ज लेकर खेती करते हैं। पर जब खेती करते भी हैं तो फिर एक समस्या आ जाती है, वो है बाढ़ की। बिहार में गंगा, सोन, पुनपुन, फाल्गुन, कारलासा, दुर्गावती, कोसी, गंडक और घाघरा जैसी नदियों के जाल के बीच वहीं लगभग हर साल मानसून के महीने में 3/4 बिहार बाढ़ में बह जाता है और बिहार के एक हिस्से में सूखे की समस्या है, जिससे बिहार के किसानों के लिए खेती करना बहुत मुश्किल है। और इस परिस्थिति
को इस तरह से नॉर्मलाइज कर दिया गया है जैसे यहाँ के लोगों की यही नियति हो। इनकम बढ़ाने के लिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका इन सभी स्टेट के गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी और डीजल के प्राइस के ऊपर सब्सिडीज देनी शुरू की ताकि सिंचाई अच्छी हो, पर बिहार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, भारत के इतिहास में बिहार ही था जिसने सतत राजनीति की शुरुआत करी थी, पर आजादी के बाद देखें तो बिहार की राजनीति में 1950 से 1920 तक इन 70 सालों में बिहार के 33 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। मतलब एक सीएम का टर्म 2 साल से कुछ ज्यादा ही था, जबकि इसी बीच कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी रहे जो 10 दिन से भी कम अपने पद पर रहे। ऐसे में इस राजनीतिक उलटफेर ने बिहार में बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, जैसे खींचतान की राजनीति में अपने कार्यकाल की सिक्योरिटी न होने के कारण बिहार में करप्शन, क्राइम और मिसमैनेजमेंट को जन्म दिया। ऐसे में बिहार के नेता जल्द से जल्द अपनी तिजोरी भरने में लगे ताकि अगले चुनाव में इसी पैसे से वो वोट खरीद सके, जिसके लिए इन नेताओं ने अपने हाथ क्रिमिनल और बाहुबलियों के साथ मिलाए, क्योंकि बाहुबलियों के पास मसल पावर और मनी पावर दोनों होती है। फिर बाद में यही बाहुबली विधायक और सांसद भी बने। इसी बीच कास्ट पॉलिटिक्स ने बिहार के जमीन से जुड़े मुद्दे से जनता का ध्यान हटाकर अपने जाति और उसके ठेकेदारों की पांव मजबूत करने की ओर मोड़ दिया। अब लोग चुनाव आते ही जातीय समीकरण की बात करने लगते हैं। हालांकि इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने बिहार के नीचे के तबके लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्हें समाज के सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले पैसे और प्रशासन के बल पर नीचे दबाते थे। पर जब 1991 के बाद भारत में लिबराइजेशन आई तो बाकी सारे राज्य सोच रहे थे कि हमें इंटरनेशनल फंडिंग मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले, अपने लिबराइजेशन का फायदा उठाए और व्यापार को बड़ा करे, जबकि बिहार कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसा रह गया। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हुई ही नहीं, और इसी चीज का खामियाजा हमें बिहार की एजुकेशन पर देखना पड़ता है। बिहार की लिटरेसी रेट 61% है, जो कि देश में सबसे कम है। बिहार में 35 यूनिवर्सिटीज है जिनके हालात किसी से छुपे नहीं है। यहाँ पर 3 साल की ग्रेजुएशन 5 साल में पूरी होती है। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के हालात और भी खराब है। यहाँ पर कई सारे ऐसे टीचर जिनको ABCD भी नहीं आता है। इसके ऊपर से बिहार सरकार ने शिक्षा मित्र अपॉइंटमेंट सिस्टम लाकर हालात और खराब कर दिए, जिसके कारण वो लोग जिन्होंने टेट का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं किया उन्हें भी बच्चे पढ़ाने के लिए चुन लिया गया। 2016 में बिहार के आर्ट्स टॉपर रूबी राय, साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठा और थर्ड साइंस टॉपर राहुल कुमार टीवी इंटरव्यू के दौरान अपने सब्जेक्ट का नाम भी नहीं बता पा रहे थे। ये बताता है कि बिहार के एजुकेशन में करप्शन कितनी है। ये लोग चीटिंग करके टॉपर बन रहे हैं और आए दिन बिहार से अद्भुत चीटिंग के वीडियो सामने आते हैं। इसके साथ ही बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे नेशनल डेंसिटी से कहीं ज्यादा है। किसी भी देश के लिए आइडियल फर्टिलिटी रेट 2.1 होती है। मतलब अगर एक माँ 2 बच्चों को जन्म देती है तो देश की पॉपुलेशन ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी, समान रूप से चलते रहेगी। पर जहाँ इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.2 है, वहीं बिहार का फर्टिलिटी रेट 3.2 है। और इसका कारण है बिहार की महिलाओं का अशिक्षित होना, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसके साथ उसका परिवार शिक्षित होता है और समाज शिक्षित होता है। और हाँ, ये भी बात 100% सही है कि बिहार से ही सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर निकलते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के पास प्राइवेट जॉब या बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी कड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी लेते हैं या IAS IPS बनते हैं। बाकी जो अशिक्षित लोग हैं वो बिहार से माइग्रेट करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में मजदूरी करने चले जाते हैं ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। पर जब इन राज्यों के लोग बिहार से गए गरीब अशिक्षित लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कहां से ये गरीब अनपढ़ लोग आ गए हैं। इन्हें लोग दिहाड़ी बिहारी करके बुलाते हैं जैसे ये गाली हो। तो बिहारियों, इस बार इलेक्शन में अपना वोट उन्हें ही देना जो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार की बात करें, उन्हें नहीं जो जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की बात करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये सपोर्ट मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड करता है। जय हिंद, जय बिहार।